हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बारी फटाफट से बता दो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग क्लास 11th। लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी 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 गुड इवनिंग। हेलो जी, सत श्री अकाल। फटाफट से आ जाओ यार, एक बारी क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, सो दैट एवरीबडी कैन ज्वाइन। और फटाफट से आ जाओ क्लास 11th, बिकॉज आज का सेशन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पीछे लिखा हुआ है। हम लोग क्लास 11th की सारी पोम्स करने वाले हैं इन वन गो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। फटाफट से आ जाओ, सो दैट अगर आपने अभी तक एक भी पोम को अटेंड नहीं करा है, या मान लो एक करा है, दो नहीं करा, कुछ भी है, तो आज आपकी सारी पोम्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट से आ जाओ। एंड आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? ये भी बता दो। मैम आप कैसे हो? आई एम गुड, आई एम सुपर्ब, थैंक यू। चलो फटाफट से आ जाओ। तो आज हम लोग आपकी पोम्स को वन शॉट में करेंगे। हम लोग पोम का मतलब समझेंगे, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आप लोगों को देने वाली हूं, ठीक है? तो यानी कि ओवरऑल पूरा रिवीजन होने वाला है। क्लास 10th नरेशन वो भी करेंगे। क्लास 10th 11th 12th दोनों तीनों की ही क्लासेस को अलाइन कर दिया गया है, वो भी करेंगे, डोंट वरी। तो फटाफट से अगेन आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर द क्लास। जल्दी जल्दी से, जल्दी 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 करे शुरू। अच्छा, क्या मुझे ऐसे एकदम स्पीड से यस मैम देखने मिल सकता है, सो दैट मुझे भी वो सेम एनर्जी फील होगी जो मैं यहां से तुम्हें दे रही हूं। अगर तुम ही लोग ढीले होकर के, अरे हाँ कर लो यार, सोफे पे लेटे हुए हो, कोई वॉशरूम में घुसा हुआ है, कोई कहीं घुसा हुआ है, बाहर आ जाओ यार, ठीक है? आई नीड द सेम एनर्जी फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो। चलो फटाफट फटाफट, क्या ऐसे बिल्कुल ऐसे लाइन से यस मैम देखने मिल सकता है मेरे को? जल्दी 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 जल्दी। ऑल्सो क्या हम 100 लाइक्स क्रॉस कर सकते हैं? फटाफट। ड्रिंक वाटर प्लीज मैम। यार तुम, एक साल हो गया अब तो छोड़ दो मेरी मम्मी की बातों को। All right, superb everyone. So let's start this fantastic class, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 11th की सारी पोएट्रीज। तो इन टोटल हमारे पास 5 पोम्स है करने के लिए, ठीक है? पोम का नाम है फोटोग्राफ, लेबर्नम टॉप, वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड एंड फादर टू सन। ये आपको आपके फाइनल एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। उससे पहले अगर आपके स्कूल में कोई एग्जाम है, ठीक है, टर्म वाला, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ऑल्सो यार ये जो क्लास चल रही है ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक दे रखा है आप लोगों को टेलीग्राम का, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इस क्लास के बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं वो टेलीग्राम पर ही मिलने वाले हैं। टेलीग्राम पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना। तो दोनों चीजें ज्वाइन कर लेना, दोनों पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चन से आपके स्कूल में भी क्वेश्चंस आएंगे। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये खुद क्लास 11th के बच्चे बोलते हैं। चाहे तो लास्ट ईयर की वीडियोस उठा के देख लो या इसी साल की उठा के देख लो। सो ज्वाइनिंग टेलीग्राम इज मैंडेटरी, ताकि आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे, ठीक है जी? चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर यार। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फोटोग्राफ से। शर्ली टॉल्सन ने इसको लिखा है, क्लास 11th की हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पोम है। अब इस पोम के अंदर जो हमारी पोइटेस है वो रिकॉल कर रही है अपनी मम्मी को और उनके साथ बिताई गई यादों को, मेमोरीज को, ठीक है? जब वो एक बचपन की फोटो देख रही है। अब आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि यार आप लोग अब अपने बचपन की फोटो देख रहे हो और याद कर रहे हो कुछ कुछ चीजें, राइट? तो वैसे ही ये क्या करती है, अपनी मम्मी की बचपन की फोटो देख रही है और वो देख कर ना, अभी प्रेजेंट में इसकी मम्मा इसके साथ नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है? तो ये अपनी मम्मी को याद कर रही है, उनके साथ मेमोरीज याद कर रही है। जो उसकी मम्मी की बचपन की फोटो है, उसके पीछे क्या स्टोरी थी जो उसकी मम्मी उसको बताया करती थी, वो याद कर रही है, ठीक है जी? चलिए, अब यहाँ पर वो जो फोटो है वो कब की है? जब उसकी मम्मी लमसम कुछ 12 साल के आसपास की थी ना, तब की वो फोटो है जो हम अभी देखने वाले हैं। और फोटो भी 12 साल की है कि जब उसकी मम्मी छोटी थी, 12 साल की थी, तब की वो फोटो है। और अभी प्रेजेंट में उसकी मम्मी को मरे हुए भी 12 साल हो गए हैं। तो वो हमें पोम में ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये जो दुख है अपनी माँ को खोने का, ये इतना ज्यादा बड़ा है कि वो इसको
एक्सप्लेन वर्ड्स में शायद अच्छे तरीके से ना कर पाए। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling। पैडलिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी बीच पे गए हो या नहीं गए हो, आपने देखा है तो जो कम पानी होता है उसमें वॉक करना, ठीक है, जो शैलो वाटर होता है, जो यहाँ रेत के पास होता है, उसमें वॉक करना, उसको बोलते हैं। Each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे बात क्या हो रही है। तो इन लाइंस के अंदर जो पोइटेस है वो बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मैं ना एक पुरानी फोटो को देख रही हूँ जो कि कार्डबोर्ड की बनी है। अब पहले की जो फोटोज होती थी बच्चों, वो आज के टाइम फोन वगैरह में तो नहीं होती थी, पहले गत्ते की बनती थी, राइट। अगर आप अपने मम्मी की शादी वगैरह की भी देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में आए। तो वो फोटो कैसी है, इस टाइप की वो फोटो है। ये फोटो में कौन है, उसकी मम्मी है और उसकी मम्मी के दो कजिन्स हैं। तो अपने मम्मी के बचपन की फोटो जो पोएट है वो देख रही है। अब वो बताती है कि पिक्चर के अंदर 3 लड़कियां हैं, ठीक है, जो कि कहाँ है, बीच पर हैं, और तीनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। जो लड़की बीच में है, जो मिडिल में है, वो सबसे लंबी भी है और दोनों में से सबसे बड़ी भी है। अब जो बीच वाली लड़की है वो पोएट की मम्मी है और उनकी उम्र लमसम 12 साल बताई गई है। तो अब आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो इस फोटो की बात हो रही है कि ये जो बीच में है ये हमारी पोएटेस की मम्मी है और इनकी उम्र इस फोटो में क्या है, लमसम कुछ 12 साल के आसपास बताई गई है। और आसपास कौन है, डॉली और बेटी, इनके 2 कजिन्स हैं। समझ में आया। तो यही लिखा है कि भाई कार्डबोर्ड यानी कि पिक्चर के, पिक्चर में क्या दिख रखा है, पिक्चर में 2 गर्ल कजिन्स दिख रही हैं मेरी मम्मी के साथ। दोनों ने ही मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा है, मेरी मम्मा बीच में है, बिग गर्ल मतलब सबसे बड़ी दोनों में से वही है, एंड उनकी उम्र क्या है, लमसम कुछ 12 साल। चलो, ऑल 3 स्टूड स्टिल। स्टिल मतलब क्या होता है, बिना हिले डुले ऐसे खड़े रहना। अब हम लोग फोटो लेते हैं, आजकल तो कैंडिड फोटोज हो गई है कि हाँ तू खींचता जा भाई, मैं बस ऐसे 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 कुछ तो कर रहा हूं, तू खींचता जा। बट पहले के टाइम पर फोटोज ली जाती थी एकदम यूं, राइट, मतलब यू हैव टू बी स्टिल, आपको मूवमेंट्स नहीं करनी है, राइट। सो लिखा है ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब इसका क्या मतलब है, इस फ्रेज का, स्माइल थ्रू देयर हेयर का, तो इस फ्रेज का मतलब है यूज्ड व्हेन हेयर फॉल्स ऑन अ स्माइलिंग फेस। अब अगर बीच के पास गई हैं, हवा चल रही है, बाल खुले हुए हैं, है ना, तो हवा से क्या हो रहा है, और वो स्माइल भी कर रही है, तो हवा से क्या हो रहा है, उनके जो बाल हैं वो उनके फेस पे आ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, a sweet face, my mother's, that was before was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet। यहाँ पे terribly का मतलब है to a great extent, काफी हद तक। transient feet का मतलब है changing, transient होता है बदलते रहना, changing। तो अभी हम पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है, फिर लाइन बाय लाइन आकर देखेंगे। सो अभी ये जो हमने लाइंस पढ़ी, इस लाइन में पोएटेस क्या बता रही हैं, वो डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे फोटो को लिया गया था, हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन, ठीक है, कि ये जो पिक्चर ली गई है ये कैसे ली गई है, ये वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पर बोला है कि उनकी मम्मी के जो अंकल है ना, उन्होंने उस टाइम पर ये फोटो लिया था और अंकल ने बोला होगा कि रुक जाओ और तीनों पोज करो, चलो मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। तो बोला गया है कि तीनों लड़कियों ने अपने बाल जो है वो खुले छोड़ रखे थे, उनके बाल गीले थे, वो स्माइल कर रही थी और उनके बाल जो है वो फेस पर आ रहे थे। अब पोएट की जो अटेंशन है, यानी कि जो हमारी पोएटेस है, उनकी अटेंशन अपनी मम्मी के चेहरे पे जाती है और वो अपनी मम्मी के चेहरे को बोलती है स्वीट फेस, ब्यूटीफुल फेस। अब ये जो फोटोग्राफ है, पोएटेस बताती है कि मेरे पैदा होने से बहुत पहले की है। ऑब्वियसली जब उसकी मम्मी 12 साल की है तो वो कहां से पैदा हो जाएगी, है ना। तो वो बोल रही है मेरे पैदा होने से बहुत पहले की है। आगे वो एक कंपैरिजन करती है, किसका, वो उनकी फीट को बोलती है टेरिबल ट्रांजिएंट, यानी कि काफी हद तक बदलते रहना। अच्छा, आपने मम्मियों को कहते हुए सुना है कि इसका पैर बढ़ रहा है, कभी आपने ये कहते हुए सुना है कि अरे बढ़ता पैर है, अभी तो जूता बढ़ेगा, मतलब बड़ा लेना पड़ेगा। तो बढ़ता पैर है मतलब कि भाई बच्चा अभी ग्रोइंग फेज में है, बच्चा बढ़ रहा है, खाली पैर नहीं बढ़ रहा, राइट। यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो। यस, तो यहां पर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट उसी को बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि भाई तब मम्मी बहुत यंग थी, फिर मम्मी क्या है आगे बढ़ती गई, चेंज होती गई,
बट जो सी है, जो समुद्र है, जो उस टाइम पर भी जब मेरी मम्मी 12 साल की थी तब भी वैसा ही था और आज भी वो वैसा ही है। अब एक बार लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि तीनों लड़कियां स्टिल खड़ी हो गई कैमरा के आगे, वो स्माइल कर रही थी, उनके बाल उनके फेस पे आ रहे थे और स्माइल किसकी तरफ कर रही थी? अंकल की तरफ। उनके अंकल थे कैमरा के साथ जो फोटो ले रहे थे। फिर वो अपनी मम्मी के फेस को अ स्वीट फेस करके डिस्क्राइब करती है और बताती है ये मेरे पैदा होने से बहुत पहले की फोटो है। फिर वो कंपैरिजन करती हैं समुद्र का और अपनी मम्मी का। बोलती हैं समुद्र जो है वो चेंज्ड लेस, कम बदला है, वो इतना कुछ बदला नहीं है, वो तब भी इतने सालों पहले भी समुद्र ऐसा ही था, जो उनके पैरों पे आ रहा था, जो लहरें पैरों पे आ रही थी वो पानी ऐसा ही था, वो पानी आज भी ऐसा ही है, राइट। बट जो मेरी मम्मा है वो उनकी जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या है? बढ़ते रहते हैं, ट्रांजिएंट इज चेंजिंग, तो वो बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है वो समुद्र जो काफी कम चेंज हुआ है वो क्या कर रहा था? वॉश कर रहा था उनकी ट्रांजिएंट फीट को, यानी कि उनकी जो लहरें हैं समुद्र की उनकी पैरों पर आ रही थी, फिर वापस जा रही थी और पैरों को बोला गया ट्रांजिएंट, चेंजिंग फीट, बढ़ती उम्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot. Snapshot मतलब अगेन होता है पिक्चर। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Very important line according to exam point of view. So please pay your attention here. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both ray with the labored ease of loss. Ray is expressing disappointment, बहुत disappoint हो जाना, and labored मतलब बहुत ज्यादा effort लगाना। तो पहले इसको समझते हैं फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो अब इन लाइंस में क्या बात हो रही है? अब तो उन्होंने पोएटेस ने बचपन की बात बता दी, अब पोएटेस वो बात बता रही हैं जब उसकी मम्मी बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई, 20-30 साल बाद की बात। तो वो बोल रही है 20-30 साल बाद मेरी मम्मी जब भी इस फोटो को देखती तो इस पे हंसा करती और मुझे पास में बिठा के बताया करती कि देखो मेरे कजिन्स को, देखो बेटी और डॉली को, और देखो इन लोगों ने हमें कैसे तैयार किया था सी हॉलीडे के लिए, बीच के लिए। और वो ये भी बताती हैं कि इन्होंने ना पहले ही, बिफोर हैंड मतलब पहले ही शायद डिस्कस कर लिया होगा कि इन्हें ऐसे तैयार करके लेकर जाते हैं क्योंकि वहां पर हम इनकी फोटो खींचेंगे। अब उसके बाद जो हमारी पोएटेस है वो हमें बोलती हैं कि ये जो सी हॉलीडे है ये किसका पास्ट है? ये मेरी माँ का पास्ट है, मम्मी का पास्ट है। और मेरा पास्ट क्या है? व्हाट इज माई पास्ट? माई पास्ट इज वो जो मेरी मम्मी की हंसी है ना, जो उसको ये याद करके आती थी, वो मेरा पास्ट है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोल रही है मेरी मम्मी का जो पास्ट है वो क्या है? सी हॉलीडे। मेरी मम्मी हमेशा उसे याद किया करती थी। और मेरा क्या पास्ट है? मेरी मम्मी की खुशी। मैं अब हमेशा अपनी मम्मी को याद किया करती हूँ। ठीक है, आगे तो वो बोलती है दोनों ने ही कुछ खोया है। एक ने अपना बचपन खो दिया, बचपन तो सब खोते हैं, बट एक क्यों उदास है? क्योंकि वो लम्हे दोबारा नहीं जी पा रही, उनकी मम्मा। और दूसरा वो क्यों उदास है? क्योंकि अब उनकी मम्मा की डेथ हो गई है। तो दोनों ही बहुत डिसअपॉइंट हैं, दोनों ही ऐसी मेमोरीज को याद करते हैं अपनी जिंदगी में जो वो दोबारा नहीं जी सकते, और दोनों ही अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि जो भी उन्होंने खोया है, जो उनका लॉस हुआ है, उसके साथ वो एडजस्ट कर पाए। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन देख लो एक बार। बोलती है कुछ 20-30 साल बाद मेरी मम्मी, यहाँ पे शी कौन है? मदर, पोएटेस की मदर। तो वो बोलती है जो मेरी मम्मी है वो हंसा करती, किस पे हंसा करती? स्नैपशॉट, उस पिक्चर पे हंसा करती और बोला करती कि बेटी और डॉली को देखो, और देखो उन्होंने कैसे हमें बीच के लिए तैयार किया था। फिर पोएटेस बोलती कि जो सी हॉलीडे है वो मेरी मम्मी का पास था और मेरा पास था उनकी लाफ्टर, उनकी हंसी। तो दोनों ही डिसअपॉइंट है और दोनों ही लेबर्ड यानी बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपने लॉस के साथ एडजस्ट करने में। अगर आप ढंग से सुन रहे हो ना तो आई होप आपको एक एक चीज आपके दिमाग में जा रही है। अब आगे देखो, लास्ट स्टैंजा। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। इसका क्या मतलब है? दैट गर्ल यहाँ पर कौन है? पहले तो समझो, मदर बोल रही है कि वो जो फोटो वाली लड़की थी ना, फोटो में क्या उम्र थी? 12 साल। अब उन्हें डेड हुए हुए, मरे हुए भी कितने साल हो गए हैं? 12 साल। तो सेम है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब यहाँ पर साइलेंस साइलेंसेस का क्या मतलब है अभी हम इसको समझेंगे, पहले देख लेते हैं बात क्या हो रही है।
ऊपर की लाइन में पोएटेस बोलती हैं कि उनकी मम्मी को मरे हुए 12 साल हो गए हैं। ये सेम एज है उस फोटो में उसकी मम्मी की, कि जो फोटो में लड़की है वो भी 12 साल की है और अब मम्मी को गए हुए भी 12 साल हो गए हैं। जब भी वो अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सोचती है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसके दिलो दिमाग पे क्या गुजरता है, उसे कितना ज्यादा दर्द फील होता है। तो वो बोलती है कि जो डेथ हैज साइलेंस्ड हर मदर, क्योंकि मम्मी की हंसी नहीं गूंजती ना घर में, एकदम शांति है। क्यों है शांति? बिकॉज ऑफ डेथ। और उस शांति की वजह से, उस दर्द की वजह से हमारी पोएटेस के पास भी कुछ बोलने को नहीं है। सो शी इज ऑल्सो साइलेंस, शी इज ऑल्सो स्पीचलेस। सो यहां पर यही लिखा है कि ये जो सर्कमस्टेंस है, ये जो परिस्थिति है, क्या परिस्थिति कि अब मम्मी इस दुनिया में नहीं है, इस पे मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। मैं जितना ही बोल लूं वो कम रहेगा मेरे दर्द को बयां करने के लिए। इट्स साइलेंस मतलब ये जो मेरी मम्मी की डेथ है, डेथ की वजह से जो अब मम्मी कहीं दिखती नहीं, बोलती नहीं, ये जो चुप्पी है, ये मुझे अंदर ही अंदर खाती है और इसकी वजह से मैं भी क्या हूं? चुप हूं, शांत। क्लियर एवरीवन? क्या ये पोम हमें क्लियर है? एक बार फटाफट से यस मैम बोल दो हाई एनर्जी में अगर ये हमें क्लियर है तो, जल्दी जल्दी। अब जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी तो मैंने इसमें इसकी समरी भी डाल दी है आपकी क्विक रिवीजन के लिए, ताकि आप इससे समरी भी अपना पढ़ सकें। और एक बार हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। बट क्या आपको ये पोम क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो। तो अब यार सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको दुनिया की हर पोम में देखने मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है एलिट्रेशन? क्लास 10th में ही समझाया था तुम लोगों को कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, वावल्स और कॉन्सोनेंट तो पता है ना, तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिट्रेशन। जैसे स्टूड स्टिल में स का साउंड स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंट लेटर बेसिकली जो स्टार्टिंग का है अगर वो रिपीट हो रहा है तो। ऐसी थ्रू देयर में, माय मदर में, टेरिबली ट्रांजिएंट में, साइलेंट साइलेंसेस में, तो स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसका साउंड इज रिपीटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन होता है एक ऐसा टर्म जो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि लेबर्ड ईज, लेबर्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा एफर्ट मारना, अपोजिट मतलब एक तरीके से, तो बहुत ज्यादा एफर्ट मारना, और ईज मतलब एकदम शांत, एकदम आराम। तो दो अपोजिट वर्ड एक साथ है। क्लियर? अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको दूंगी कब? वो मैं आपको दूंगी अभी टेलीग्राम पर। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं सारी पोम्स एक्सप्लेन कर रही हूं। इसके जो रिविजन नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, दैट यू विल बी गेटिंग ऑन टेलीग्राम। ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं वॉइस ऑफ द रेन पे। वॉइस ऑफ द रेन लिखा किसने है ये याद रखना है आपको। वॉल्ट विटमैन ने वॉइस ऑफ द रेन को लिखा है। ठीक है, अब इस पोम के अंदर ये जो पर्टिकुलर कविता है बच्चों, इस पोम के अंदर रेन और म्यूजिक को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। रेन और म्यूजिक की एक दूसरे के साथ तुलना करी गई है। कैसे करी गई है ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि दोनों ही अपने सोर्स से निकलते हैं इस दुनिया की मदद करने और अपने सोर्स में ही वापस आ जाते हैं। भले ही आपको अभी इसका कोई सेंस समझ ना आए, बट अभी जब हम पोम को शुरू कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। शुरू करें? कैन वी स्टार्ट? पहली वाली पोम क्लियर है ना? टोटल 5 पोम्स हैं, हम लोग दूसरी पोम पे आए। होप द फर्स्ट पोम इज क्लियर। चलिए, तो यहां से शुरू हो रहा है एंड हु आर्ट thou। अब इसका क्या मतलब है? हु आर यू, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा है। सो हु आर यू, ठीक है। Said I to the soft falling shower, ये कौन है? रेन। Which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal, eternal क्या होता है? Never ending, एक ऐसी प्रोसेस जो कभी खत्म हो ही नहीं रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, never ending. I rise, impalpable का मतलब क्या होता है? जिसे आप डिस्क्राइब ना कर पाओ। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब इसका क्या मतलब है मैम? तो देखो ऊपर की लाइंस में जो पोएट्स है ना, सॉरी जो पोएट है ना, वो क्या पूछ रहा है? वो रेन से बात कर रहा है और रेन को बोल रहा है हु आर यू, कि भाई तू कौन है।
उसके बाद वो बोलता है कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है, अब आप रेन से बात करो वो आपको जवाब थोड़ी देगी, बट वो बोल रहा है बड़ी ही स्ट्रेंज सी बात है कि रेन भी मुझे रिप्लाई कर रही है अपनी लैंग्वेज में। मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूं कि रेन ने मुझे क्या बोला। अब रेन बोलती है कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, कि मैं कौन हूं, मैं इस अर्थ की कविता हूं, ठीक है, मैं पोम हूं। एटर्नल आई राइज, एटर्नल मतलब कॉन्टिन्यूअसली, नेवर एंडिंग प्रोसेस है मेरा, ठीक है। मैं क्या करती हूं, मेरी जो प्रोसेस है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो नेवर एंडिंग है, एटर्नल है, ठीक है। और मैं कॉन्टिन्यूअसली लैंड से राइज करती हूँ और बॉटमलेस सी से राइज करती हूँ, मतलब वेपर के फॉर्म में, ठीक है। वाटर साइकिल पढ़ा है ना, तो उसी को इस पोम में एक्सप्लेन किया गया है। अब लैंड पे जो वाटर है या जो सी में, समुद्र में जो वाटर है वो ऊपर जाता है ना भाप बन के, तो वही वो बता रही है कि मैं राइज करती हूँ। आगे देखो, अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाना। वेंस, वेंस मतलब सारे वर्ड मीनिंग नीचे लिखे हुए तो देखते रहना। वेयर, वेगली फॉर्म्ड, वेगली मतलब नॉट क्लियरली, कि क्लियर नहीं है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब आई डिसेंड, डिसेंड मतलब कम डाउन, नीचे आना। टू लेव, लेव मतलब वॉश द ड्रॉट्स, जो सूखा पड़ा हुआ है। एटॉम्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है डस्ट के, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, and all that in them without me were seeds only, latent unborn, latent मतलब hidden, गड़ी हुई। अब इन लाइंस में क्या बोला है पहले इसको समझते हैं। रेन पोएट को आगे ये भी बताती है कि मैं क्या करती हूँ, स्काई की तरफ जाती हूँ, ठीक है। अब लैंड से और बॉटमलेस सी से मैं कहाँ जाती हूँ, ऊपर हेवन, ऊपर स्काई की तरफ जाती हूँ, और वहां जाकर क्या, किस फॉर्म में जाती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर के फॉर्म में मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ और वहां जाकर मैं मेरा जो फॉर्म है ना वो बदल लेती हूँ, ठीक है। यानी कि क्या बन जाती हूँ, कंडेंसेशन होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हूँ मैं ऊपर जाके। वो ये भी बोलती है कि भले ही मेरा फॉर्म बदल गया हो, कि पहले मैं वेपर के फॉर्म में थी, अब मैं ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई हूँ, बट मैं तो मैं ही हूं ना, येट रिमेन्स द सेम, कि भले ही मेरा फॉर्म बदला है बट मैं हूं रेन ही, मैं तो सेम ही हूं। आगे वो बोलती है कि फिर मैं नीचे आती हूँ, अब मैं यहां से गई, लैंड से ऊपर गई, अब फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई, और अब फिर मैं नीचे आती हूँ बारिश के फॉर्म में, क्या करने, जितना भी सूखा पड़ा हुआ है उसे खत्म करने, है ना, पानी प्रदान करने, जितना भी डस्ट है उसको वॉश करने, स्मॉल पार्टिकल्स है अर्थ सरफेस से उसको वॉश करने आती हूँ। जो सीड है, यानी कि हम प्लांट्स लगाते हैं, अगर जब तक वो बारिश ना आए तो कैसे आएगी बाहर, तो बोल रही है जो सीड है, जो अंदर गड़ी हुई है, जो हिडन है, ठीक है, उसको क्या करने, उसको मैं ग्रो करवाने आती हूँ इनटू प्लांट, बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय रेन, तो इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स। तो ये सारी चीज कौन बोल रहा है, रेन। एक बारी लाइन बाय लाइन समझो। तो रेन बोल रही है कि मैं ऊपर जाती हूँ स्काई में, हेवन की तरफ, स्काई की तरफ, जहां पर वेगली मतलब कोई क्लियरली नहीं है, ठीक है, नॉट क्लियरली, वहां पर मैं क्या कर लेती हूँ, अपना फॉर्म बदल लेती हूँ। वो प्रोसेस क्लियर नहीं है, मैं फॉर्म बदल लेती हूँ, बट फॉर्म बदलने के बाद मैं तो सेम ही रहती हूँ। उसके बाद आई कम डाउन, मैं नीचे आती हूँ क्या करने, वॉश करने, जितना भी सूखा पड़ा है, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट लेयर्स हैं, ठीक है, तो मैं ये सब वॉश करने, पानी प्रदान करने नीचे आती हूँ, और वो सीड्स जो अंदर गड़ी हुई हैं वो भी ग्रो कर पाए, इसलिए उनको भी पानी प्रदान करती हूँ। आई होप इट्स क्लियर। अब आगे देखो, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब लास्ट की जो दो लाइन्स है वो आपकी ब्रैकेट में लिखी है फॉर सॉन्ग, क्योंकि इसको सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। लास्ट की लाइन्स में जो रेन है ना उसको सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब यहाँ पे रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या है इसको समझ लो। इसका मतलब होता है वेदर केयर और नॉट केयर्ड फॉर, किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, ठीक है। अभी जब मैं इसका मतलब समझाऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। तो समझते हैं यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं। तो अब रेन बोलती है कि रात दिन, मतलब मेरा यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, मैं ऊपर जाती हूँ, नीचे आती हूँ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और रात दिन मैं इस अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करती हूँ, केयर प्रोवाइड करती हूँ, एनरिचमेंट प्रोवाइड करती हूँ, वाटर प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं जहां से ओरिजिनेट हुई थी, लैंड से निकली थी, समुद्र से निकली थी, वहीं पर मैं क्या करती हूँ, वापस आ जाती हूँ, और मैं ये जो अर्थ का ब्यूटी है ना, और जो प्योरिटी है उसको इनहैंस करती रहती हूँ, एक लाइफ साइकिल बना लेती हूँ। अब ब्रैकेट में
जो रेन है उसको कंपेयर किया गया है सॉन्ग से। अब जैसे कोई सॉन्ग है वो आर्टिस्ट के दिल से निकलता है, पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया में लोग उसको प्यार करते हैं और प्यार के फॉर्म में ही वो वापस आ जाता है। मानो किसी ने वीडियो अपलोड कर दी, चल मान लो मैंने कर दी वीडियो अपलोड अपनी, मैंने एक पोएट्री लिखी थी बच्चों के लिए, हो गया 1 साल, अपलोड कर दी, बच्चों ने देखी, प्यार के फॉर्म में, कमेंट्स के फॉर्म में वो चीज मेरे पास वापस आ गई, राइट। तो ये चीज एक्सप्लेन करी गई है कि रेन एक सॉन्ग की तरह है जो ओरिजिनेट होती है, जैसे एक सॉन्ग ओरिजिनेट होता है एक सिंगर के दिल से, ट्रैवल करता है सब में और वापस आ जाता है, वैसे ही रेन ओरिजिनेट होती है, उसके बाद सारों में फैलती है ना, अर्थ को एनरिचमेंट प्योरिटी प्रोवाइड करती है और फाइनली अपने सोर्स पे वापस आ जाती है जहां से वो ओरिजिनेट हुई थी। अब किसी को फर्क पड़े ना पड़े, कोई उसकी कद्र समझे ना समझे, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, ये यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर एवरीवन? सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अगर ये क्लियर है एक बार यस मैम लिख दो इन द कमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चले, दी लिबर्नम टॉप। चलो, सो टेड ने इस कविता को लिखा है और लिबर्नम क्या है? पेड़ है। इतना क्लियर है यार, एक यस मैम तो लिख ही सकते हो यार तुम फालतू के कमेंट से, अच्छा है। सो लिबर्नम क्या होता है? अमलतास, इस तरीके का पेड़, पूरा का पूरा येलो, जैसे आप देख पा रहे होगे, मैं साइड हो जाती हूँ, इस तरीके का पेड़। और गोल्डफिंच बर्ड होती है इस तरीके की बर्ड, वो भी येलो होती है, बस फेस और थोड़े से फेदर्स ब्लैक होते हैं, ठीक है। चलो, सो लिबर्नम टॉप, ये जो पोम है ना, ये एक रीपेइंग रिलेशनशिप के बारे में है। किसका रिलेशनशिप? एक पेड़ का रिलेशनशिप और गोल्डफिंच का रिलेशनशिप, ठीक है। रीपेइंग मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। कैसे देखते हैं? अब जो पेड़ है वो पूरा का पूरा येलो है, एकदम साइलेंट है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, एकदम डेथ लाइक है। अब जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही वो पूरा एरिया तो डेथ लाइक ही होगा ना, तो यही बोला गया है कि जो पेड़ है एकदम डेथ लाइक है। और कौन उसको अलाइव फील करा रहा है? बर्ड। जैसे ही बर्ड आती है वो पेड़ पूरा का पूरा खिल जाता है, तो बर्ड अलाइव फील कराती है, ठीक है। अब जो येलो बर्ड है, ये जो गोल्डफिंच बर्ड है, इसने अपना घोंसला बना रखा है उस पेड़ पे, अपना शेल्टर बना रखा है जहां पे वो अपने यंग वंस को फीड करती है। अब दोबारा से जब वो खाना लेने उड़ जाती है तो दोबारा से ये पेड़ बिल्कुल क्या हो जाता है? डेथ लाइक। तो एक तरफ जहां पेड़ ने उसको शेल्टर बनाने की जगह दी है, वहीं दूसरी तरफ गोल्डफिंच बर्ड ने क्या दिया है? उसको एक अलाइव एनवायरनमेंट दिया है। इसी के बारे में पूरी की पूरी पोम है। सो लेट्स स्टार्ट। लिखा है, द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब लेबर्नम एक शॉर्ट ट्री है जिसकी ब्रांचेस ऐसे हैंग करती रहती है, गिरती रहती है और पूरी येलो होती है, और इसकी जो सीड्स होती है ना वो पॉइजनस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया उसको समझते हैं। सो इन 3 लाइंस में जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि उन्होंने एक लेबर्नम ट्री देखा जिसकी सारी की सारी पत्तियां जो थी, लीव्स जो थी, वो येलो थी, ठीक है। वो बोलते हैं कि पेड़ ऊपर से लेके नीचे तक एकदम स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बिल्कुल साइलेंट था। और ये बात है सितंबर के महीने की, ठीक है, दिन की बात है, सितंबर के महीने की बात है जब ऑटम सीजन था। एंड सारी की सारी जो सीड्स थी ना वो ट्री के नीचे गिर रखी थी, ठीक है। अब पोएट ने यहाँ पर येलो वर्ड यूज करा है लीव्स के लिए और सनलाइट के लिए। येलो आपका सिंबलाइज कर रहा है साइलेंस को, डेथ को, ब्यूटी को भी सिंबलाइज कर रहा है। तो पूरे के पूरे सीन को उन्होंने ट्री के कलर से ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो येलो कलर है वो ब्यूटी को भी एक्सप्रेस कर रहा है, डेथ लाइक सिनेरियो को भी एक्सप्रेस कर रहा है और साइलेंट को भी एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो लेबर्नम टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट, टॉप मतलब बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक क्या एकदम शांत दिख रहा है, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, एकदम स्टिल दिख रहा है। कब की बात है? आफ्टरनून की बात है, सितंबर की बात है, ठीक है, दोपहर की बात है। फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग, ठीक है, कि जो पत्ते हैं वो क्या है? येलो कलर के हैं और सारी की सारी सीड्स जो है वो गिरी हुई हैं। ऑटम सीजन की यहाँ पर वो बात कर रहा है। अब आगे क्या होता है? टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। अब यहाँ पे गोल्डफिंच क्या, एक छोटी सी बर्ड है जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी, ठीक है। ट्विचिंग क्या होता है? एकदम सडन मूवमेंट। यहाँ पे सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो एकदम से आना ना, झटके से। अब मान लो ये पेड़ है, यहाँ पे बर्ड आई, एकदम से आई,
ठीक है। एंड चिरप क्या है, ये एक हाई पिच साउंड है जो बर्ड्स ची 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 करती आते हैं। अ सडननेस, स्टार्टलमेंट, स्टार्टल मतलब एकदम अमेजमेंट, स्टार्टल हो जाना, ठीक है, एकदम सरप्राइज हो जाना। एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब एकदम तेज, रैपिड। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरलिंग्स, चिटरलिंग्स मतलब अगेन चैन 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 करना, ठीक है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब है फड़फड़ाना विंग्स को। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का अगेन मतलब है चै चै करना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स मतलब एकदम शेक करने लगना, हिलने लगना। एंड थ्रिल्स, एक सडन एक्साइटेड फीलिंग आ जाना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे वो दृश्य समझाया गया है जब गोल्डफिंच बर्ड पेड़ पे आती है, कि अभी तक पेड़ एकदम डेथ लाइक है, अभी तक पेड़ एकदम साइलेंट है, बट अब क्या हुआ, अब एकदम से गोल्डफिंच बर्ड आ जाती है, ठीक है, एंट्री मारती है उस डेथ लाइक सीन में। और मान लो ये ब्रांच है, तो यहाँ पे एकदम एंड पे कोने में आकर वो बैठती है पहले, ठीक है, और एकदम चीची का साउंड क्रिएट करती है। अब ये जो बर्ड है ये बहुत तेज भी है, रैपिड है, एकदम छिपकली की तरह एकदम होता है ना, अभी देखा अरे छिपकली थी अभी है ही नहीं, लिजर्ड, राइट। तो बिल्कुल उसकी तरह इसके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही रैपिड है, अलर्ट है, प्रिकॉशन भी रख रही है वो कि कहीं कोई आ ना जाए, मेरे बच्चों को मार ना दे, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अंदर, थिकनेस मतलब घनेपन में जा रही है, जो घनेपन में ही घोंसला बनाया ना उसने, तो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ जा रही है। जैसे वो अंदर की तरफ जा रही है तो उसके जो यंगर वंस है, जो छोटे छोटे से उसके बच्चे हैं, वो अपने ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं विंग्स को और चे 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 करने लगते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं अपने मम्मी के आने पे। और ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, एकदम से मशीन स्टार्ट होती है ना, धड़ 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 धड़, तो वैसी आवाजें क्रिएट होने लगती हैं। अब बोला गया ये जो मूवमेंट है बर्ड की और उसके यंगर वंस की, इससे पूरे के पूरे पेड़ में ऐसा लगता है कोई जान आ गई हो, एकदम एक्साइटेड माहौल हो जाता है, पूरा पेड़ शेक करने लगता है। पोएट ने दो अपोजिट सिनेरियो बताए हैं, पहला बताया है पेड़ को डेथ लाइक, और फिर बताया है कि जैसे ही बर्ड आती है तो पूरा माहौल एकदम लाइवली हो जाता है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यही लिखा है कि गोल्डफिंच बर्ड आती है एकदम से और साउंड क्रिएट करती है, उसके आने से एक सडननेस, एक स्टार्टलमेंट, एक एक्साइटमेंट वाला जो माहौल है वो क्रिएट हो जाता है ब्रांच के एंड पे। फिर वो बिल्कुल लिजर्ड की तरह अलर्ट और तेजी से अंदर की तरफ जाती है, थिकनेस की तरफ, और ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि उसके बच्चे भी चैचा चैचा करना शुरू कर देते हैं, अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगते हैं, और पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ट्रेम्बल, शेक करने लगता है और एक्साइटमेंट से भर जाता है, लाइवली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स मतलब क्या होता है, भर के रखना। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, अगेन इसका मतलब है मूव करना। शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका क्या मतलब होता है, फुल ऑफ स्पॉट्स, धब्बे, इसका जो फेस देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है इसको समझो। सो यहाँ पे बोला है कि जो लेबर्नम ट्री है और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो क्या है, एक तरीके से इंजन है ऑफ हर फैमिली। गोल्डफिंच बर्ड क्या करती है, लाती है खाना और अपने यंगर वंस को देती है, उनका पेट भरती है, ठीक है। अब पेट भरने के बाद वो दोबारा से खाने की तलाश में बाहर की तरफ जाने लगती है, तो दोबारा से वो यहाँ ब्रांच के किनारे पर आ जाती है। अब उसका जो फेस है वो एकदम डार्क है, ब्लैक है, स्पॉट्स है, राइट। अब वो विजिबल है क्योंकि उसकी बॉडी तो येलो है। अब येलो पेड़ पे येलो बर्ड बैठी है, कहां से दिखेगी उसे, केवल आइडेंटिटी मास्क क्यों बोला गया उसके फेस को, क्योंकि उसके फेस से ही पहचान में आ रही है, वो उसके फेस पे ब्लैक स्पॉट्स है इसलिए पहचान में आ रही है, वरना उसकी बॉडी तो येलो है पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि भाई वो अपनी फैमिली का इंजन है, क्योंकि एक इंजन आगे पीछे की गाड़ी को चलाता है ना, वैसे ये अपने फैमिली का पेट भरती है, अपनी फैमिली को चलाती है और उसके बाद दोबारा से ब्रांच एंड पे आ जाती है। और क्या कर रही है वो, अपना जो फुल ऑफ स्पॉट्स, जो स्पॉटेड फेस है, एकदम ऐसे ब्लैक जो फेस है वो दिखा रही है, और वो फेस ही उसका आइडेंटिटी मास्क है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी तो येलो है उसकी, बिल्कुल पेड़ की तरह। आगे क्या होता है, देन विद री यानी कि स्ट्रेंज, डेलिकेट मतलब प्लीजिंग, विसल चिरप, विस्परिंग, विस्परिंग मतलब धीरे धीरे आवाज करना, विसल चिरप इज अगेन चै चै करना। शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस मतलब जंप अवे, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब है यहाँ पे स्काई। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मतलब गोज बैक, फिर से
तो यहां पर क्या बात हो रही है, इसको एक बारी समझ लेते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि जब वो बर्ड एकदम ब्रांच के एंड पर आ जाती है, किनारे पर आ जाती है, तो बर्ड दोबारा से जैसे वो अपने बच्चों को बाय बोल रही हो, ऐसे एक स्वीट सी चेचे वाली आवाज निकालती है और उसके बाद टूवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई, एकदम आसमान में वो उड़ जाती है। और उसके उड़ने के बाद लेबर्नम ट्री दोबारा से साइलेंट और डेथ लाइक हो जाता है। ठीक है जी, तो यही लिखा है कि फिर वो एक स्ट्रेंज सी प्लीजिंग सी आवाज निकालती है, उसके बाद वो उड़ जाती है स्काई में और लेबर्नम फिर से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, डेथ लाइक हो जाता है। इज द थर्ड पोम क्लियर? हाँ जी, पोम क्लियर है आपको तीसरी? जल्दी बता दो। अब इसके बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैं बार बार बोल रही हूं, ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे मैंने दे रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वो आपको मिल जाएं एक ही जगह पे बिना किसी स्ट्रगल के, तो आपको बस टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पोम है चाइल्डहुड। अब ये हमारी फोर्थ पोम है जिसे मार्कस नेटन ने लिखा है, याद रखना है आपको इनका नाम। अब चाइल्डहुड, ये जो पोम है ना, ये लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में है। अभी आप लोगों का बचपना पूरे तरीके से खत्म भी नहीं हुआ, बट आई एम डैम श्योर कि आप लोग अभी भी अपने मतलब जो पल बीत गए उन्हें याद करते होंगे, राइट? कि यार बचपन ही अच्छा था, कोई टेंशन ही नहीं थी। मतलब आपका पता नहीं, बट हम तो याद करते हैं कि भाई हमारे लिए बचपन बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई भड़क नहीं थी दिमाग में कि पैसा कमाना है, घर चलाना है, फलाना 10 चीजें करनी है। बस मम्मी पापा के पैसों पे जीते थे। ठीक है, होश ही नहीं था लाइफ क्या है, स्कूल जाते थे, सिर्फ एग्जाम्स का स्ट्रेस था, बढ़िया था। ठीक है, तो हमारे लिए तो है भाई। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में है। दिस पोएम इज अबाउट लॉस्ट चाइल्डहुड। वो ये सोचता है पोएट कि यार वो कौन सा पल था जब मेरा बचपना खत्म हो गया, यानी कि अभी बच्चे हैं, बच्चे एकदम से बड़े हो गए, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट रहा होगा जहां पर मेरा जो बचपना है, जो मेरा इनोसेंस है, वो खत्म हो गया। ठीक है, पोएट रियलाइज करता है कि ये दुनिया जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। वो याद करता है कि कब उसके थॉट्स बदले होंगे, कब उसको ये रियलाइज हुआ कि लोग जो हैं वो दोगले हैं, हिपोक्रेट हैं। ठीक है, एंड फाइनली हम देखेंगे पोम के अंदर वो फाइनली बहुत सोचता है कि कब मेरा बचपना खत्म हुआ, और वो इस आइडिया पे सेटल हो जाता है कि जो उसका बचपना है ना वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया, यानी कि पता नहीं उसे कहाँ गया उसका बचपना। और अब जो बचपना वाला इनोसेंस है ना वो केवल वो एक न्यू बॉर्न बेबी में ही देख सकता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं देख सकता। ठीक है जी, तो चलो ध्यान इधर शुरू करते हैं हम लोग। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Ceased मतलब होता है रुक जाना, come to an end. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Very important line. And therefore could not be. Was that the day? तो अब इन लाइंस में क्या हो रहा है, पोएट सोच रहे हैं कि कब, when, कब मेरा बचपन खत्म हुआ। क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का पूरा हो गया, यानी कि 11 साल तक बचपन रहा, फिर आगे जब मैं 12वें साल में लगा तो मेरा बचपना चला गया। क्या वो दिन था? या क्या वो दिन था जब मुझे पता चला कि जो लोग बोलते हैं स्वर्ग नर्क, ये तो ज्योग्राफी की बुक्स में है ही नहीं, ये तो कोई जगह है ही नहीं, ये तो लोगों ने बनाई हुई है। तो वो बोल रहे क्या वो दिन था कि भाई ये एग्जिस्ट कर रहे हैं बट ज्योग्राफी बुक में नहीं है। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ, क्या वो दिन था जो मेरा बचपना खत्म हो गया। तो बेसिकली ही रियलाइज दैट दीज आर द इमेजिनरी प्लेसेस, और वो इस वर्ल्ड में या मैप में या एटलस में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो दिन था? आगे वो बोलता है, When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? They talked of love and preached of love. Preached मतलब सिखाना, समझाना, but did not act so lovingly. Was that the day? अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, अगेन पोएट सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बोल रहा है भाई पता नहीं मेरा बचपना कहाँ चला गया। वो ये सोच रहा है, he wonders about the day, कि क्या वो दिन था जब मैंने इस दुनिया को एक नए परसेप्शन, एक नए नजरिए से देखना शुरू करा, जब मुझे समझ आया कि ये जो अडल्ट्स है, इसमें वो हिपोक्रेसी की बात कर रहा है कि अडल्ट सारे हिपोक्रेट हैं। ठीक है, यानी कि दोगले हैं, दो बातें करते हैं। वो खुद तो प्यार की बातें करते हैं, प्यार से रहो, ये करो वो करो, और खुद उनके अंदर प्यार है ही नहीं।
तो वो बोल रहे क्या वो दिन था कि सारे अडल्ट्स प्यार की बात करते हैं, सिखाते हैं, बट लविंगली एक्ट नहीं करते। तो मुझे इनकी हिपोक्रेसी के बारे में पता चला कि दे आर डबल फेस्ड इन रियलिटी। सो वाज दैट द डे व्हेन हिज चाइल्डहुड गो? अगेन वो दोबारा से सेम क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कब खत्म हो गया मेरा बचपन? वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन टू यूज विच एवर वे आई चूज? तो बोल रहा है क्या वो दिन था जब मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी का रियलाइजेशन हुआ? क्योंकि बचपन में हमारे सारे डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं, राइट? या फिर हमें हमारे जो रिश्तेदार है वो कन्विंस कर लेते हैं, ये करो वो करो, हाय हाय ये तो शर्मा जी की बेटी तो ऐसी है, और फलाना और ढिमकाना 10 चीजें, राइट? तो मतलब वो अपने थॉट्स हमारे दिमाग में डालते हैं। तो पोएट यहाँ पर बोल रहे क्या वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरे थॉट्स मेरे हैं, मेरे डिसीजन मेरे हैं, और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। तो क्या वो दिन था जब मेरा बचपना खत्म हो गया? Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone, was that the day? तो वो फिर से बोल रहा है कि क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने थॉट्स को खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को दूसरे से पूछना पड़ रहा है या दूसरे मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, मेरे थॉट्स केवल मेरे हैं। जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो क्या वो दिन था जब मेरा बचपना मुझसे चला गया? तो यहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी की और एक सेपरेट पर्सनैलिटी की बच्चों बात हो रही है, ठीक है? Where did my childhood go? अब यहाँ पे पोएट अपना क्वेश्चन लास्ट स्टैंजा में बदल रहा है। अभी तक वो बोल रहा था when, कब, अब वो बोल रहा है कहाँ, कि आखिर मेरा बचपना कहाँ चला गया। It went to some forgotten place। तो फाइनली वो इस आइडिया पे सेटल हो गया है कि पता नहीं कहाँ है, कोई forgotten place पे मेरा जो बचपना है वो चला गया है। That's hidden in an infant। infant का क्या होता है? एक न्यू बॉर्न बेबी फेस। That's all I know। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो बोल रहा है कि वो जो बचपने की इनोसेंस होती है ना, वो जो अब मेरे पास नहीं बची, वो जो बड़े लोगों में वो जो इनोसेंस नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में हर कोई मुंह पे आपका सगा है, पीछे सगा नहीं है, राइट? तो वो जो इनोसेंस है वो बोल रहा है वो कहाँ चली गई? तो फाइनली वो इस मैसेज पे वो हो जाता है कि अगर आपको वो इनोसेंस ढूंढनी है तो वो केवल आपको एक न्यू बॉर्न बच्चे की शक्ल में मिलेगी। वो मासूमियत आपको केवल उसी में मिलेगी और वहीं आप अपने बचपने को देख सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर ये जो पोम है ये खत्म होती है। इसकी हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो राइमिंग स्कीम यूज हुई है ABBCCD, ठीक है? रैशनलिज्म, द पोएट रैशनलाइजेस द लॉस्ट चाइल्डहुड व्हेन ही वाज 11 एंड व्हेन ही फाउंड दैट हेल एंड हेवन डोंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे रैशनलिज्म होता है लॉजिकल, फैक्ट्स की बात करना। तो पोएट ने बहुत जगह करी है फैक्ट की बात, ठीक है? नेक्स्ट रिफ्रेन होता है जब एक ग्रुप ऑफ फ्रेज बार बार ही पूरी पोम में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज दैट द डे, फर्स्ट और लास्ट लाइन हर स्टैंजा में रिपीट हो रही है इसीलिए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिटी। स्टैंजा 3 में मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअलिटी का इस्तेमाल किया गया है। एंटीथेसिस, ठीक है? तो हेल एंड हेवन दो अलग अलग चीजों का इकट्ठे यूज किया गया है, हेल एंड हेवन, राइट? तो एंटीथेसिस। एलिट्रेशन, अगेन आपको पता है अगर कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे TT, MM, whichever way, thoughts that, got it? चलिए, ये आपके कमेंट सेक्शन के लिए कुछ MCQ क्वेश्चंस है जिनका आंसर आप पॉज करके मुझे कमेंट में देकर जाएंगे, सो दैट मुझे पता चल जाए कितने बच्चों ने सीरियसली क्लास को अटेंड करा है, ठीक है? जितने आंसर करेंगे मैं समझ जाऊंगी कि यही वो बच्चे जिन्होंने सीरियसली अटेंड करा है, एंड मैं रिप्लाई भी करूंगी उनके कमेंट्स का। तो 1, 2, 3, 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है जी? 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। चलिए, मैं ना यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग भूलो ना स्टैंजा वाइज। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में बात हो रही है रैशनलिज्म की, यानी कि फैक्ट्स की, कि हेल और हेवन तो होते ही नहीं है। सेकेंड स्टैंजा में बात हो रही है हिपोक्रेसी की, यानी कि दोगलेपन की। तीसरे स्टैंजा में बात हो रही है इंडिविजुअलिटी की। अरे यार, इनको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? चलिए, सो ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप दोगे। ये जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगेन बार बार ही बता रही हूँ, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे इन द PDF फॉर्म।
इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, सो ये पीडीएफ जरूर उठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे स्कूल में, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारी लास्ट कविता पे, दैट इज फादर टू सन। बट क्या ये 4 पोम्स आपको क्लियर हैं? फादर टू सन लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग ने। क्या ये 4 पोम्स क्लियर हैं? बताओ, फिर ही हम लास्ट पोम पे चलेंगे, दैट इज फादर टू सन। जल्दी 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 बता दो भाई। लेट्स मूव टू द लास्ट पोम देन। ऑल राइट, चलिए सो लेट्स मूव टू फादर टू सन। अब यहां पर ना, क्या आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स के साथ एक जनरेशन गैप को फील करा है? टेल मी वेरी ऑनेस्टली इन द कमेंट सेक्शन ऑफ कोर्स। हैव यू गाइज फेल्ट द जनरेशन गैप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स? किया है कि नहीं? किया होगा, आ जाता है इस उम्र तक, क्योंकि उनके थॉट्स अलग होते हैं, हमारे थॉट्स अलग होते हैं। कभी कभी वो नहीं समझ पाते, कभी कभी हम नहीं समझा पाते, राइट? सो इस पोम के अंदर भी हम एंग्विश, गुस्सा देख रहे हैं एक पापा का, डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं एक फादर का, जिसका अपने बेटे के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अब उसका बेटा बड़ा हो गया है, अपनी लाइफ में बिजी हो गया है, राइट? और उसके पापा को वो बचपन वाला बॉन्ड फील नहीं होता। अब उसके जो पापा हैं वो फील कर पाते हैं ये जनरेशन गैप जो उनके और उनके बेटे के बीच में आ गया है। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं हमारे साथ, ये बोलते हुए कि मैं मेरे बेटे के बारे में ज्यादा नहीं जानता और मेरे बेटे में ना कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप अपने बच्चे से वैसा ही हो जाए जैसा बचपन में हुआ करता था। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू, बट उनके सारे के सारे एफर्ट्स बच्चों वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है? एंड देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, वो और उनका बेटा अलग हो रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी पोम है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑल राइट, चलिए सो लिखा हुआ है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। अब यहाँ पे आई कौन है? पापा, ठीक है, फादर। पोम है ना फादर टू सन, तो फादर बोल रहे हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. अब in the above stanza जो पोइट है वो बता रहे एक फादर की फीलिंग, ठीक है, उनके बेटे के साथ, उनका रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ, हालांकि हमने बहुत साल सेम घर में गुजारे हैं, हम लोग बहुत सालों से सेम घर में रहे हैं, तब भी आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अपने बेटे को या वो मेरे को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता। मैं उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूं जैसा हमारा कब था जब वो छोटा था, व्हेन ही वाज स्मॉल। तो अभी मुझे ना तो उसके लाइक्स पता है ना डिसलाइक पता है, एंड ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप विद हिम फ्रॉम द टाइम जब वो क्या था? छोटा था, बच्चा था। आगे बोलता है, yet have I killed the seed I spent or sown, the land is his and none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो बोल रहे हैं the seed I spent or sown. sown क्या होता है? बोना किसी चीज को, ठीक है, जैसे फार्मर्स होते हैं सीड्स लगाते हैं ना, उसके बाद वहां से प्लांट्स वगैरह निकलते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या बोल रहा है कि जो सीड मैंने बोई थी, ठीक है, क्या मतलब वो सीड किसको बोल रहे हैं? बच्चे को, कि भाई बच्चे को तो मैंने ही जन्म दिया है ना, तो जो उस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन,
यानी कि जो फाउंडेशन है, जो उसके संस्कार है, जो सारी चीजें हैं, क्या वो उसी का है? क्या वो अब खुद का हो गया है? क्या मेरा उस पर कोई भी हक नहीं? हम लोग स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं और हमारे बीच में बिल्कुल भी जीरो साइन है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, यानी कि बच्चा गया तो मुझ पर ही है। अब एक बच्चा अपने माँ बाप पर ही जाएगा ना, शक्ल वाइज, फीचर्स वाइज, बट स्टिल व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। कि उसको क्या पसंद है मुझे नहीं पता, जो उसको पसंद है वो शायद मुझे नहीं पसंद। कॉमन चीजें नहीं है हमारे बीच में। क्लियर एवरीवन? अगर इतना समझ में आया तो एक बार फटाफट से यस मैम बोल दो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, यही लिखा है कि भाई मेरा बेटा मेरी तरह ही दिखता है, बिल्ट टू माई डिजाइन, बट स्टिल उसके क्या लाइक्स हैं, उसे क्या पसंद है, इसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज है। आगे आ जाओ। साइलेंस सराउंड्स अस, कि हमारे बीच में क्या है? केवल साइलेंस ही है। जब हम बात करने बैठते तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हमें नहीं पता क्या बात करनी है एक दूसरे से। आई वुड हैव हिम प्रोजिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। अब वो क्या बोल रहा है? प्रोजिगल का वैसे तो मतलब होता है कि पैसे बहुत खर्च करना, बट इन टर्म्स ऑफ सन एंड फादर रिलेशनशिप यहाँ पे मतलब है कि जो अपने माँ बाप की इजाजत के बिना चला जाए फिर वापस आ जाए, ठीक है, गलती रियलाइज करके। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई अगर वो बच्चा वापस भी आता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। कि पहले वो शायद हो सकता है इन्हीं के साथ रहता हो, अब वो चला गया हो, तो वो यही बोल रहा है कि मैं क्या चाहता हूं कि वो घर वापस आ जाए, वो घर जिसको वो सालों से जानता है। मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाकर अपनी एक अलग दुनिया बसा ले, एक अपना अलग घर बसा ले। वो घर जिसमें वो सालों से रहा है वो वहीं रहे। मैं उसको माफ भी कर दूंगा। आई एम रेडी टू फॉरगिव हिम, आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ माई ईगो, आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ माई सोरो। कि वो जो दुख है ना मेरे अंदर में, वो सब छोड़ के एक नया बॉन्ड, एक नया प्यार भी उसके साथ क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू लव हिम अगेन। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू ग्रीव। ये जो लास्ट स्टैंजा है ना, इसके टीचर्स दो एक्सप्लेनेशंस देते हैं, कुछ स्कूल में कुछ स्कूल में कुछ। मैं आपको दोनों दे रही हूँ, आपकी टीचर ने जो भी आपको कराया आप उसके बेसिस पे अपने आंसर स्कूल में लिख सकते हो। ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इसका पापा इसको बोल रहा है कि भाई फादर और सन के, हम जो है, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों को इसी जगह रहना है, सेम ग्लोब पे रहना है, सेम लैंड पे, सेम घर पे हमको रहना है, राइट। बट वो बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं समझ आता कि क्यों मैं जो इतना दुखी हूं, जो मेरा गुस्सा है, जो मेरा दुख है, उसी से मैं गुस्सा हो जाता हूँ, राइट। मेरे अंदर का जो ग्रीफ है उसी से मैं कभी कभार बहुत गुस्से में आ जाता हूँ और हमारे बीच में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। हम दोनों क्या करते हैं? हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे की तरफ, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि हम दोनों ही, लॉन्गिंग मतलब डिजायर, के हम दोनों एक दूसरे को माफ करके एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम टीचर्स ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि उसका जो बेटा है वो लास्ट स्टैंजा में पहली बार बोल रहा है। ठीक है, पहली बार यहाँ पे सन कुछ बोल रहा है, द सन स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट ही फील्स। तो वो बोलता है कि भाई उसे भी बुरा लगता है अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो ये शेयर करता है कि भाई मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा, और क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा, ये जो गुस्सा, ये जो अंदर ग्रीफ है, दुख है, यही मेरा गुस्से में डेवलप हो जाता है, यही फ्रस्ट्रेशन है, और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है? गैप आ रहा है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं आगे एक नए रिश्ते के लिए, बट स्टिल उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर अदर्स टू सीक, बट सारे एफर्ट्स उनके वेस्ट जाते हैं। तो ये दो एक्सप्लेनेशन है स्टैंजा की। आपके टीचर ने आपको जो दिया आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। अगेन इसकी लिटरेरी डिवाइसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिमिली, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। ठीक है, लाइक लगाकर किससे कंपेयर किया गया? स्ट्रेंजर्स से, कि हमारे बीच में बात कैसे होती है? जैसे दो अजनबियों के बीच में बात होती है। एलिट्रेशन इज, अगेन बार बार बता चुकी हूं, तो यहाँ पे एस साउंड रिपीट हो रहा है, देखो, सीड, स्पेंट, सोन में,
कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी साइलेंस सराउंड में, राइट। मेटाफर भी एक इंपॉर्टेंट है, मेटाफर होता है एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना, ठीक है, जैसे कि द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है किससे, अपने रिलेशनशिप को क्या बोलते हुए, द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं अगेन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, बार बार बोल रही हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें डाल के रखी हुई हैं। तो प्लीज इसको उठा लेना टेलीग्राम से, मैं अभी लिंक कमेंट में भी पिन कर देती हूँ टेलीग्राम का, ठीक है जी। सो दैट्स इट। अब एक और क्लास 11th की क्लास हमारी शेड्यूल हो रखी है, तो फटाफट से जाके रिमाइंडर्स जो है अपने वो सेट कर लो, क्योंकि अब से क्लास 11th की क्लास, 12th की क्लास, 10th की रेगुलरली चैनल पे आपको मिलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम और नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, बिकॉज ये 1 घंटा बोलना इट्स गोना बी वर्थ इट जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। सो डोंट बी सेल्फिश कि सिर्फ देखा और निकल गए, जस्ट कमेंट इट डाउन, एक कमेंट कि भाई कैसा लगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।